हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो रूस की यात्रा पर गए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और बहुत सारी बात किए हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हुआ है, 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, उसका शांति वो करा सकते हैं, शांति वार्ता वो करा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 12 सूत्री मसौदा एक रखा था, पिछले साल ही रखा था, जिसको बीजिंग शांति पत्र हम कह सकते हैं। तो चाइना पहुंच गया है रूस के पास में, उसके साथ में नज़दीकियां बढ़ा रहा है। अभी वर्तमान में डिप्लोमेसी ये चल रही है कि कौन सा देश शांति समझौता कराने में आगे है। जो शांति समझौता करा रहा है, समझ लो कि उसके पास शक्ति ज़्यादा है, तभी तो शांति करा रहा है। जैसे कि अभी इसके पहले देखा जाए, जो चाइना है वो ईरान और सऊदी अरब के बीच में शांति समझौता करा चुका है ना। इसके अलावा जो अमेरिका है वो साउथ कोरिया और जापान के बीच में शांति समझौता कराने का प्रयास किया था, दोनों को एक टेबल पर लाने का प्रयास किया था। और वर्तमान में चाइना इस प्रयास में फिर से लगा हुआ है कि कैसे 1 साल से ऊपर चल रहे रूस और यूक्रेन के संघर्ष में वो उन दोनों को शांति समझौते तक ला सके। तो 12 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने पेश किया है शी जिनपिंग ने। इस वीडियो में डिस्कशन तो करेंगे जो मुद्दा है, इसके साथ में लास्ट में देखेंगे यूरोप, जो एशिया कॉन्टिनेंट का थोड़ा सा मैपिंग भी देखेंगे इसी में ही लास्ट में। तो पहले मुद्दा हम पढ़ लेते हैं। चाइना पता है अ, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, और वहाँ की जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास है। बहुत ही समृद्ध और इलेक्ट्रॉनिक और जो गैजेट्स हैं इन सब मामले में बहुत ही आगे है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं। तो वही चाइना गया है। तो उसके जाने से चिंताएं किस प्रकार की हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। भारत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो हर एक गुजरते हुए दिन के साथ दुनिया और ध्रुवीकृत होती जा रही है। इसी सप्ताह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रूस दौरे और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जो हैं वो यूक्रेन यात्रा से यह ध्रुवीकरण और मुखरता से रेखांकित होता है। किशिदा के दौरे का उद्देश्य जहां यूक्रेन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना था, तो चीनी राष्ट्रपति एक तीर से दो निशाने लगाने के मकसद से मॉस्को पहुंचे। एक तो उनकी मंशा रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों में मध्यस्थ की भूमिका में दिखने की रही है, लेकिन इससे भी बढ़कर उनका लक्ष्य चीन रूस संबंधों को और मजबूती प्रदान करना रहा है। आज बड़े स्तर पर शक्ति का ध्रुवीकरण हो रहा है। यह एक व्यापक आधारभूत वास्तविकता है जो नए उभरते वैश्विक ढांचे को आकार दे रही है। इसमें भारत सहित सभी देशों के लिए भविष्य की दृष्टि से चिंता के संकेत छिपे हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों की बात है, तो बीते दिनों सऊदी अरब और ईरान के बीच शांति कराने में मिली सफलता से उत्साहित चीन पश्चिम एशिया के बाद इस सिलसिले को यूरेशिया में भी दोहराकर वैश्विक नेतृत्व के मोर्चे पर अपनी साख और दावे को मजबूती देना चाहता है। वैसे पश्चिम एशिया की राजनीति में अमेरिका की वजह से एक रिक्तता की स्थिति आई है, और रियाद तेहरान समझौता मुख्य रूप से कूटनीतिक रिश्तों को फिर से शुरू करने पर ही केंद्रित है। इसके उलट रूस यूक्रेन के बीच किसी तरह के शांति समझौते की गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती। हालांकि पुतिन ने इतना जरूर कहा है कि चीनी शांति प्रस्ताव के कई प्राविधान ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन के साथ किसी संघर्ष विराम का आधार बनाया जा सकता है, लेकिन यह पश्चिमी देशों और कीव पर निर्भर करेगा कि क्या वे इसके लिए तैयार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी शांति वार्ता रणभूमि की वास्तविकता से निर्धारित होगी। अभी तक दोनों ही पक्षों को ऐसा नहीं लगता कि वार्ता की मेज पर आने से उनके लिए कोई लाभ की स्थिति बनेगी। दूसरी ओर गत माह 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार करने के बावजूद यूक्रेन में शांति चीन की प्राथमिकता नहीं दिखती। चीनी राष्ट्रपति के रूप में अप्रत्याशित रूप से तीसरा कार्यकाल मिलने के बाद शी पहली बार किसी विदेशी दौरे पर रूस गए, जो विश्व के दो सबसे शक्तिशाली तानाशाह देशों के बीच रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। दोनों देशों को रणनीतिक साझेदार और महान पड़ोसी शक्तियां बताते हुए शी ने कहा कि चीनी और रूसी रिश्ते द्विपक्षीय संवाद की परिधि से परे जा चुके हैं। दोनों नेताओं की जुगलबंदी से यही संकेत मिले कि वित्त, परिवहन, ढुलाई एवं ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय रिश्ते और परवान चढ़ने जा रहे हैं। खास तौर से शी ने ऊर्जा, कच्चा माल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर जोर देने की बात कही।
असल में कई मोर्चों पर पश्चिमी देशों द्वारा अलग थलग कर दिए गए रूस और चीन एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाकर उससे हुए नुकसान की कुछ हद तक भरपाई कर सकते हैं। व्यापार और आर्थिक के अतिरिक्त विश्व में बदलता शक्ति संतुलन भी दोनों देशों के रिश्तों की दशा दिशा तय कर रहा है। इसके चलते पश्चिम में रूस और चीन के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों पर चिंता भी जताई जा रही है। नाटो के महासचिव ने हाल में चीन को चेतावनी दी थी कि वह रूस को घातक हथियार न उपलब्ध कराए। जो भी हो, अब इन दोनों देशों के रिश्तों में रूस कनिष्ठ सहयोगी की भूमिका में आ गया है। कुछ साल पहले तक इस साझेदारी में रणनीतिक उत्साह का अभाव था। अब कुछ पश्चिमी नीतियों का पहलू कहें या पुतिन और शी के अपने अपने पड़ोसी एजेंडे पर टिके रहने का दाव, इस समय चीन रूस गठजोड़ शीत युद्ध के उपरांत भू राजनीति को नए सिरे से आकार देने वाली एक धुरी के रूप में उभरता दिख रहा है। वहीं आर्थिक रूप से नाजुक और व्यापक स्तर पर अलग थलग पड़े रूस की अपनी भू राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए चीन पर निर्भरता कहीं अधिक बढ़ गई है, जबकि अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए बीजिंग के लिए मॉस्को की अपनी उपयोगिता है। हालांकि पश्चिम में चीन के जितने बड़े पैमाने पर आर्थिक हित जुड़े हैं, उसे देखते हुए वह किसी प्रकार के सैन्य टकराव में शामिल होने से परहेज ही करेगा। जहां दुनिया ने देखा कि पुतिन ने अपने मित्र के स्वागत में लाल कालीन बिछवाया, वहीं चीनी नेता ने शायद ही किसी संभावित सैन्य सहयोग के संकेत दिए। हालांकि अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव, विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनती ऐसी स्थिति को देखते हुए शी को पुतिन की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन रूस के साथ ठोस सामरिक सहयोग और यूरोप के साथ रिश्तों में बीजिंग के लिए नकारात्मकता का संदेश देगा। ऐसे में शी के लिए यह बड़ी सावधानी से संतुलन साधने की कवायद है, जिसमें पुतिन को अपने पाले में लाकर वह उभरते शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में कर सकें। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब शी अमेरिका को खलनायक के रूप में चित्रित करने और चीन को जटिल समस्याओं का समाधान करने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हैं। शी के इस दौरे से पहले ही चीनी विदेशी मंत्री ने अपने यूक्रेनी समकक्ष के साथ वार्ता की थी। ऐसा अनुमान है कि मॉस्को से वापसी के बाद शी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फ़ोन पर बात करेंगे। ऐसी कूटनीतिक कवायद से न तो यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकलने से रहा और न ही इसमें कोई ऐसी मंशा दिखती है। शी का मुख्य उद्देश्य तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने अनुकूल शक्ति संतुलन साधना है और पुतिन को कनिष्ठ साझेदार बनाना है, ताकि पश्चिम का ध्यान भटका सकें कि वह तो उनकी सहूलियत के साझेदार हैं। चीन और रूस की इस आकार लेती धुरी के भारतीय सामरिक समीकरणों की दृष्टि से भी गहरे निहितार्थ हैं। भारतीय सामरिक बिरादरी अभी तक इस मुद्दे पर बहस से बचती आई है। यदि नई दिल्ली उभरते वैश्विक शक्ति संतुलन का अपने पक्ष में अधिकाधिक लाभ उठाना चाहती है, तो उसे यह रुख रवैया बदलना होगा। ये कंप्लीट हुआ। ये देखें तो एशिया का मैप है, इसमें हम जहाँ जहाँ इसके वाटर बॉडी हैं उसको हम मार्क करते हैं। सबसे पहले तो एशिया में ये है रसिया फेडरेशन देश है। इसके उत्तर में बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, आर्कटिक ओशन, ईस्ट साइबेरियन ओशन ये हैं, है ना। ईस्ट साइबेरियन सी है तो बैरेंट सी, कारा सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, 4 यहाँ पे हैं। फिर बेरिंग सी, और यहाँ पर एक पेनिनसुला है, ये दिख रहा पेनिनसुला, इसे कहते हैं कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला रूस का हिस्सा है और कमचटका पेनिनसुला के ईस्ट में पड़ता है सी ऑफ ओखोटस्क। फिर नीचे कुछ आइलैंड हैं, क्यूराइल आइलैंड, और क्यूराइल की ठंडी धारा भी यहाँ पे बहती है, जो समुद्री जल धारा है, ओशियानिक करंट है। तो कमचटका पेनिनसुला रूस का है, क्यूराइल आइलैंड रसिया का है, रूस का है। फिर जापान है, जापान के ईस्ट में पड़ता है सी ऑफ जापान। फिर इधर येलो सी, ईस्ट चाइना सी। फिलीपींस के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है फिलीपींस सी, और उसके वेस्ट में पड़ता है साउथ चाइना सी।
फिर सुलू सी, यहाँ पे दिख रहा होगा, सुलू सी, सेलेबस सी, बांदा सी, अराफूरा सी, सावा सी, फ्लोर्स सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ अदन। यहाँ पर आए फिर से, तो अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ या पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ अदन, रेड सी। फिर उत्तर में मिल जाएगा ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अरल सी। तो ये रहे वाटर बॉडी। इसके अलावा कुछ और चीज़ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, खैर फिर से देख लें एक बार। तो बैरेंट सी, लैप्टेव सी, ईस्ट साइबेरियन सी, बेरिंग सी और चुकची सी। फिर नीचे आएंगे तो सी ऑफ ओखोटस्क, फिर जापान की इधर तो सी ऑफ जापान या जापान सी। खैर जो जो वाटर बॉडी हैं उनके नाम एक लिस्ट है, उस लिस्ट से दोहरा सकते हैं। ये एशिया के सागर कौन कौन से हैं, तो 26 सागर हैं। वाइट सागर, बैरेंट सागर, कारा सागर, लैप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, चुकची सागर, ये सारे उत्तर में हैं सारे। और उसके उत्तर में वाइट सागर, बैरेंट सागर, कारा सागर, लैप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, चुकची सागर। तो वाइट सागर, बैरेंट सागर, वाइट सागर, बैरेंट सागर, कारा सागर, लैप्टेव सागर, ईस्ट साइबेरियन सागर, चुकची सागर। फिर बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, येलो सी, पूर्वी चीन सागर। तो पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, सुलू सागर, सुलू, सेलेबस, बंदा। तो सुलू, सेलेबस, बंदा। फ्लोर सागर, जावा सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, अदन की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर। ये सारे के सारे हैं सागर। जल संधियाँ देखें थोड़ा सा। ओखोटस्क सागर पता ही होगा, ओखोटस्क सागर वही रूस के पास जो है ओखोटस्क सागर है, और इधर है मुख्य रूस, और ये है सखालिन द्वीप जो रूस का हिस्सा है। इसको फिर से देखें। एक जल संधि है टॉटर जल संधि। तो टॉटर जल संधि कहाँ पड़ती है, तो ये ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और मुख्य रूस को सखालिन द्वीप से अलग करती है। उसका नाम है टॉटर जल संधि। टॉटर जल संधि, टॉटर जल संधि। टॉटर जल संधि क्या करती है, ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और मुख्य रूस को सखालिन द्वीप से अलग करती है। सखालिन द्वीप रूस का ही पार्ट है, तो उसे कहते हैं टॉटर जल संधि। फिर एक सोया जल संधि, सोया जल संधि। तो सखालिन द्वीप है, उसके दक्षिण में पड़ता है जापान का होकाइडो द्वीप। तो सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करता है सोया जल संधि, और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो ऊपर था टॉटर जल संधि। टॉटर जल संधि से हम ओखोटस्क सागर से जापान सागर में आ जाएंगे। फिर जापान सागर से प्रशांत महासागर जाना है तो सोया जल संधि से होते हुए जाना होगा, और सोया जल संधि सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करती है। फिर आ गया सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि तो जापान का दो द्वीप है, एक है होकाइडो द्वीप, एक है होन्शु द्वीप। तो होकाइडो होन्शु के बीच में जो जल संधि है उसे कहते हैं सुगारू जल संधि। तो सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो टॉटर जल संधि
बीच वाला भुला गया, देखो सोया, टॉटर जल संधि, सोया जल संधि, सुगारू जल संधि। टॉटर, टॉटर सोया सुगारू, टॉटर सोया सुगारू। तो टॉटर क्या करेगा, इसे हटा दें, याद करें। टॉटर जल संधि क्या करेगा, तो ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ेगा, मुख्य रूस को सखालिन द्वीप से अलग करेगा। फिर सोया जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा और सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करेगा। फिर होकाइडो द्वीप को होंशु द्वीप से अलग करेगा और जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। इस वाले जल संधि का नाम है, क्या नाम है जल संधि का, सुगारू। तो टॉटर सोया सुगारू, टॉटर सोया सुगारू, टॉटर सोया सुगारू, टॉटर सोया सुगारू, टॉटर सोया सुगारू। फिर आ गया कोरिया जल संधि। तो जापान सागर को पीला सागर से जोड़ेगा और दक्षिण कोरिया को होंशु द्वीप से अलग करेगा, उसे कहते हैं कोरिया जल संधि, कोरिया जल संधि। तो टॉटर जल संधि ओखोटस्क को जापान सागर से जोड़ता है, सोया जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, सुगारू जल संधि भी जापान को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, कोरिया जल संधि जापान सागर को पीले सागर से जोड़ता है और दक्षिण कोरिया को होंशु द्वीप से अलग करता है। फिर आ गया ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि। तो पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मुख्य चीन को ताइवान से अलग करता है, उसका नाम है ताइवान स्ट्रेट, ताइवान जल संधि। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। फिलीपींस में लगभग 200 द्वीप हैं जो मिला करके फिलीपींस देश बनाते हैं। इसमें 3 द्वीप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एक क्या है, लुजोन, यहाँ लिखा हुआ है लुजोन, लुजोन है, मेंडाना है और पालवान है, 2 हैं। यहाँ पे नीचे शायद लिखा हो, नहीं लिखा हुआ है। तो लुजोन, मेंडाना और लुजोन, मेंडाना, पालवान, ये 3 मुख्य द्वीप हैं फिलीपींस के। ऐसे ही इंडोनेशिया के जो मुख्य द्वीप हैं उसमें सुमात्रा, जावा, बाली, सेलेबस, बोर्नियो और तिमोर, ये इम्पोर्टेंट हैं द्वीप उसके। ऐसे ही जापान के हैं इम्पोर्टेंट द्वीप, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, कियोशु, रियुकू। और रूस का एक इम्पोर्टेंट द्वीप है, उसका नाम है सखालिन द्वीप या क्यूराइल आइलैंड भी तो कहते हैं। तो टॉटर जल संधि, फिर था सोया जल संधि, सुगारू जल संधि, फिर आ गया था कोरिया जल संधि, फिर ताइवान जल संधि, फिर लुजोन जल संधि। लुजोन, लुजोन जल संधि क्या करेगा, तो दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा और ताइवान को लुजोन द्वीप फिलीपींस वाले से अलग करेगा, उसका नाम है लुजोन जल संधि। तो लुजोन द्वीप के नाम से है लुजोन जल संधि। फिर अगला एक सागर है सेलेबस सागर, एक है जावा सागर। तो सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है और बोर्नियो द्वीप को सेलेबस द्वीप से अलग करता है, उसका नाम है मकासर जल संधि, मकासर जल संधि। फिर सुंडा जल संधि, तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और सुमात्रा को जावा से अलग करता है, सुंडा जल संधि। तो सुमात्रा को जावा से अलग करता है, सुंडा जल संधि, सिंपल सा सुंडा जल संधि। फिर है मलक्का जल संधि, इंपॉर्टेंट है ये मलक्का जल संधि। तो मलेशियन प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है, उसका नाम है मलक्का जल संधि। फिर है जोहारो जल संधि, तो मलेशियन प्रायद्वीप को सिंगापुर से अलग करता है और जावा सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, जोहारो जल संधि। फिर पाक जल संधि, भारतीय प्रायद्वीप को श्रीलंका से अलग करता है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है, पाक जल संधि। फिर हारमुज जल संधि, ईरान को ओमान प्रायद्वीप से और यूएई से जोड़ता है,
और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है? हार्मुज जल संधि। ईरान को ओमान प्रायद्वीप और यूएई से अलग करता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि। टॉटर जल संधि, सोया जल संधि, सुगारू जल संधि, कोरिया जल संधि, ताइवान जल संधि, लुजोन जल संधि, सुंडा जल संधि, मलक्का जल संधि और हार्मुज जल संधि, पाक स्ट्रेट। तो ये जल संधियाँ वाला टॉपिक कंप्लीट। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।